नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चों। आज मैं आपके लेके आऊंगा आपका एक्सरसाइज 1.2। पिछला एक्सरसाइज जो था बच्चों उसमें आपने पढ़ा था सेट्स क्या होता है, ये जो होता है सेट्स को इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू, ये तीन मेजर कॉन्सेप्ट आपने पिछले एक्सरसाइज में कवर किए थे। ये जो एक्सरसाइज है 1.2 ये डील करता है बेटा टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में कि सेट्स के जो कौन कौन से टाइप होते हैं। इसमें आप पढ़ोगे नल सेट जिसे हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, उसके बाद आप पढ़ोगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, और लास्ट में आप पढ़ोगे कि इक्वल सेट्स क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास टॉपिक से कि सबसे पहले सेट्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बिना कॉन्सेप्ट कराए मैं कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करता। कॉन्सेप्ट क्यों कराया जाता है? ताकि अगर एनसीईआरटी के बाहर का भी क्वेश्चन आ गया, कल को मान लो इस एक्सरसाइज के बाहर का क्वेश्चन है, बुक के बाहर का क्वेश्चन है, एग्जांपल्स भी नहीं है, तो आप उन क्वेश्चनों को भी कर पाओगे अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं। पहले कॉन्सेप्ट आपको रजिस्टर में नोट करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। अगर आपसे बाहर का भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। लिखिए एक्सरसाइज 1.2 का रूल नंबर फर्स्ट। लिखिए बेटा रूल नंबर फर्स्ट। हम सबसे पहले रूल नंबर 1 जानेंगे कि रूल नंबर 1 क्या है। आप सबसे पहले रूल नंबर 1 जो है वो आप पढ़ोगे एम्प्टी सेट्स। इसे बोलते हैं बेटा एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी मतलब होता है खाली। एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। एम्प्टी सेट को हम कई बार नल सेट्स भी बोलते हैं और कई बार इसको वॉइड सेट्स के नाम से भी जानते हैं। वॉइड, इसे बोलते हैं वॉइड सेट्स। यानी इसके 3 नाम हैं और आपको तीनों नाम ही पता होना चाहिए आज की डेट में। एक बोलते हैं एम्प्टी सेट, कुछ बुकों में एम्प्टी सेट लिखा होता है, कहीं पर नल सेट्स लिखा होता है और कहीं पर वॉइड सेट्स लिखा होता है। एम्प्टी मतलब होता है खाली, जहां पे कुछ भी नहीं हो वो एम्प्टी सेट होता है। यानी जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा वो एम्प्टी सेट होगा। और एम्प्टी सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई से। इसको फाई से रिप्रेजेंट किया, इसे बोलते हैं बेटा फाई। क्या बोलते हैं इसको? फाई। फाई मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट। एम्प्टी सेट का मतलब होता है नो एलिमेंट, यानी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे एग्जाम्पल पूछा कि आप कोई ऐसा नंबर बताओ, कोई भी एक ऐसा नंबर बताओ जो 2 से तो ग्रेटर हो, 2 से ग्रेटर हो। ध्यान से सुनना, मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देना चाहता हूं। आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो 2 से तो ग्रेटर हो लेकिन लेस देन 0 हो, 0 से छोटा हो। तो क्या यह पॉसिबल है? कोई भी आप नंबर, कोई भी नंबर सोच लो 2 से ग्रेटर। क्या 2 से ग्रेटर कभी लेस देन 0 हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है? ऐसा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। आपसे पूछ रहा है 2 से ग्रेटर हो, 2 से तो बड़ा हो लेकिन 0 से छोटा हो। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 2 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। तो इसे बोलेंगे बेटा एम्प्टी सेट। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपको अगर एम्प्टी सेट समझना है। एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। एम्प्टी सेट को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक और एग्जाम्पल ले सकता हूं। मैंने आपको एग्जाम्पल पूछा कि आप एक ऐसा ऑड नंबर बताओ। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर होता है विषम संख्या, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सब ऑड नंबर होते हैं। ऐसा ऑड नंबर बताओ जो 2 से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। ऐसा ऑड नंबर बताओ जो 2 से डिवाइड हो जाए। यार ऑड नंबर अगर 2 से डिवाइड होता तो वो ऑड ही नंबर क्यों कहलाता? वो इवन नहीं बन जाता। तो ऐसा कोई ऑड नंबर है नहीं, कोई भी ऑड नंबर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? इसको भी हम एम्प्टी सेट ही बोलेंगे कि ये भी एक एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट में याद रखना कभी भी ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं होता, हम ब्रैकेट यूज नहीं करते। तो ये 4 बात अगर याद रखोगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि एम्प्टी सेट्स क्या होता है, नल सेट क्या होता है या वॉइड सेट क्या होता है। सबसे पहले एम्प्टी सेट को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली चीज आपने क्या पढ़ी कि एम्प्टी सेट को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए कि इसके आपको कोई ऐसा नंबर बताना है जो 2 से ग्रेटर हो लेकिन 0 से छोटा हो। ऐसा कोई नंबर नहीं है तो इसका आंसर फाई आएगा। आपको एक ऐसा ऑड नंबर बताना है जो 2 से डिवाइड हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है तो फाई आएगा। एम्प्टी सेट समझ में आ गया? जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आ सकता, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आ सकता उसको हम
फाइव बोलते हैं, फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्टी सेट के नाम से इसको जाना जाता है। पहला रूल समझ में आ गया, ये था एम्प्टी सेट। आपको एग्जाम में क्या करेगा, आपको एग्जाम में सेट दे देंगे और आपको बताना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना आए वो एक एम्प्टी सेट है। क्लियर हो गया। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे मैं आपको कहता हूं 5 के टेबल में 2 ला के दिखाओ, तो 5 के टेबल में 2 तो नहीं आ सकता, ये एक एम्प्टी सेट है। मैं कहता हूं 10 के टेबल में 3 ला के दिखाओ, तो 10 के टेबल में 3 तो नहीं आ सकता, ये भी एक एम्प्टी सेट है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें एम्प्टी सेट हम उसे बोलते हैं। तो एम्प्टी सेट याद रखोगे जिसके अंदर कोई एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। तो लिखो बेटा रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड आपको क्या याद रखना है, रूल नंबर सेकंड आपको याद रखना है फाइनाइट सेट। इसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट क्या होता है बेटा, फाइनाइट सेट वो सेट होता है जो काउंटेबल हो, जिसको गिना जा सकता है, जिसको काउंट किया जा सकता है, उसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। जैसे आपके मार्क्स काउंट किए जा सकते हैं, इस बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको काउंट किए जा सकते हैं, इस बुक में जितने भी एक्सरसाइज हैं वो भी काउंट किए जा सकते हैं, इस अर्थ पे कितने ह्यूमन बीइंग हैं उनको भी काउंट किया जा सकता है, इस अर्थ पे कितने एनिमल्स हैं उनको भी काउंट किया जा सकता है। आप कहोगे सर जी एनिमल्स को कैसे काउंट करोगे, अगर काउंट नहीं करते तो 9th क्लास की ज्योग्राफी बुक, 9th क्लास की ज्योग्राफी बुक आपको याद होगा चैप्टर 5, आप जाके देख लेना, उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया में 90,000 टाइप के एनिमल है। उन्हें कैसे पता, काउंट किया जा सकता है ना, तभी तो लिखा हुआ है बुक में, तो काउंटेबल है। नंबर ऑफ प्लांट, इस अर्थ पे कितने प्लांट हैं वो भी काउंटेबल है, जी हां उसे भी काउंट किया जा सकता है। तो जो काउंट किया जा सकता है उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट, जिसको हम गिन सकते हैं वो फाइनाइट सेट है। आपके स्कूल में नंबर ऑफ बॉयज काउंटेबल है, आपके स्कूल में नंबर ऑफ गर्ल्स काउंटेबल है, आपके स्कूल में नंबर ऑफ टीचर्स काउंटेबल है। तो जिनको काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट है। क्या मेरी बात समझ में आ गया। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, जिनको गिना जा सकता है, जो काउंटेबल है वो फाइनाइट सेट कहलाता है। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। बड़ा सिंपल रूल है, आपको रूल पे फोकस करना है, फिर आप देखना कमाल। अब हम पढ़ेंगे बेटा इनफाइनाइट सेट, कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है बेटा जिसको हम नहीं गिन सकते, इनकाउंटेबल या अनकाउंटेबल, जिसे बोलते हैं अनकाउंटेबल। आपको याद रखना है जिसको गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो होता है इनफाइनाइट सेट। जैसे मैंने आपसे बोला नेचुरल नंबर, बच्चों नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, सो ऑन, ये कभी खत्म नहीं होगा, तो ये इनफाइनाइट सेट था। मैंने आपसे कहा इवन नंबर, मैंने आपसे क्या पूछा बेटा, इवन नंबर। आपको पता है इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर को हम सम संख्या बोलते हैं, और सम संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है, ये सब इवन नंबर है, ये कभी खत्म नहीं होगा। इवन नंबर कभी खत्म ही नहीं होता। ऑड नंबर, ऐसी मैं आपसे पूछ रहा हूं ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है सर जी, ऑड नंबर विषम संख्या होती है, मैं आपको 25 बार बता चुका हूं अब तक। ऑड नंबर क्या होता है, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये सब ऑड नंबर है, ये कभी खत्म नहीं होगा, तो ये सब अनकाउंटेबल है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। क्या आपको इनफाइनाइट सेट क्लियर हो गया। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट में क्या डिफरेंस है, फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसको काउंट किया जा सकता है, इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, जिसको हम गिन नहीं सकते, वो कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे पूछ लेगा प्राइम नंबर, तो वो भी अनकाउंटेबल है। डिविजिबल बाय 3 अनकाउंटेबल है, डिविजिबल बाय 5 अनकाउंटेबल है, 10 से डिवाइड होने वाले नंबर अनकाउंटेबल है, 20 से डिवाइड होने वाले नंबर अनकाउंटेबल है। ऐसे कुछ भी आपसे पूछ ले जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, तो वो इनफाइनाइट सेट में आता है। चलिए लास्ट रूल पे आते हैं बेटा, रूल नंबर 4 हम नोट करते हैं, अंतिम रूल है ये आज का। रूल नंबर 4 पे आते हैं बेटा। रूल नंबर 4 क्या है, इक्वल सेट। लास्ट है बेटा इक्वल सेट। दो सेट इक्वल हो सकते हैं अगर उसके एलिमेंट इक्वल हो। फॉर एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल देता हूं, ए जो है, ए के पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और बी जो है, बी कहता है कि उसके पास 1 है, 3 है, 2 है, 1, 4 है। अब देखो एलिमेंट भले ही आगे पीछे हो, लेकिन सारे एलिमेंट इक्वल हैं, सेम है, सारे एलिमेंट मैच कर रहे हैं। 1 दोनों के पास है, 2 भी दोनों के पास है, 3 भी दोनों के पास है, 4 भी दोनों के पास है। तो ऐसे सेट जिसके एलिमेंट सेम होते हैं, ऐसे सेट जिनके एलिमेंट सेम होते हैं, उन्हें हम इक्वल सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इक्वल सेट। ये इक्वल सेट कहलाता है क्योंकि इनके एलिमेंट जो हैं वो सेम है। क्या मेरी बात समझ में आ गया। ऐसा आपसे कोई भी वर्ड दे सकता है, जैसे मैं आपको कहता हूं कि कोई ए पर्सन है, उसके पास राम है, उसके पास श्याम है,
ठीक है, और उसके पास मोहन है। ये 3 पर्सन है ए के पास, 3 पर्सन ए के पास काम करते हैं। ऐसे ही बी पर्सन है, राम बी के पास भी काम करता है, श्याम ये भी बी के पास करता है, लेकिन मोहन जो है वो बी के पास नहीं करता काम, इसकी जगह सोहन कोई है जो इसकी जगह काम करता है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि ए और बी जो है वो इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्यों इक्वल सेट नहीं है? क्योंकि राम राम श्याम श्याम, लेकिन मोहन और सोहन ये दोनों सेम नहीं है। तो जब एलिमेंट इक्वल नहीं होते तो वो इक्वल सेट नहीं होगा। ये 4 कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, और कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक बार शुरू से देख लेते हैं कि आपने कौन कौन से कॉन्सेप्ट पिछले 10 मिनट में पढ़े हैं। देखिए, सबसे पहले आपने जाना एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। ये कौन होता है? जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आता, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने उसको 2 एग्जांपल देने की कोशिश की आपको, और बहुत सारे एग्जांपल अपने आप बताया मैंने आपको। फाइनाइट सेट कौन होता है? जो काउंटेबल होता है, जिसको गिना जा सकता है। इनफाइनाइट सेट कौन होता है? जो अनकाउंटेबल होता है। अधिकतर जो नंबर्स वाले होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। उसके बाद इक्वल सेट क्या होता है? ऐसे सेट जिनके एलिमेंट जो होते हैं इक्वल होते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। और ऐसे सेट जिनके एलिमेंट इक्वल नहीं है उनको हम अनइक्वल सेट कहते हैं। क्या आपको समझ में आ गया? ये टोटल 4 कॉन्सेप्ट थे, और ये चारों कॉन्सेप्ट आपको दूसरा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करा देगा। ठीक है, तो यहां तक 4 कॉन्सेप्ट के बाद अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करो बेटा, लिखो एक्सरसाइज 1.2। ठीक है बेटा, यहां से हम 1.2 स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले आप क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन क्या कहता है। आपके पास क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। आपको बताना है इनमें से कौन सा नल सेट है। आपको ढूंढना है कि कौन सा नल सेट है, यानी कौन ऐसा है जिसके अंदर एलिमेंट नहीं आ सकता। चलिए ढूंढते हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर कह रहा है, ऑड नेचुरल नंबर। बेटा ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑड नेचुरल नंबर होता है 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। ये सब ऑड नेचुरल नंबर होता है। वो कह रहा है ऑड नेचुरल नंबर डिविजल बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो क्या कोई ऑड नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है? आप खुद बताओ, क्या कोई ऑड नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो आंसर इसका 5 लिख देंगे कि इसका आंसर सर जी पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, इसका आंसर 5 आएगा, क्योंकि कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता। कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर बेटा 5 आएगा। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो 2 जो है वो इवन भी है और प्राइम भी है। 2 जो होता है बेटा वो इवन में भी आता है। इवन क्या होता है? सम संख्या। 2 एक इवन नंबर है। 2 क्या है? इवन नंबर। इवन कौन होता है? जो 2 से डिवाइड होता है। तो 2 एक इवन नंबर भी है और 2 एक प्राइम नंबर भी है, क्योंकि 2 केवल अपने ही टेबल में आता है। 2 ही ऐसा एक नंबर है जो इवन भी कहलाता है और ये प्राइम भी कहलाता है। तो 2 इवन में भी आता है और प्राइम में भी आता है। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या है? 2। तो इसका आंसर 5 नहीं आएगा, क्योंकि 2 इसका आंसर है। तो इसका आंसर बेटा हम 2 लिखेंगे। या तो आप लिख सकते हो कि एम्प्टी सेट नहीं है, या आप लिख सकते हो कि इसका आंसर जो है वो 2 है, क्योंकि 2 जो है वो इवन में भी आता है और प्राइम भी आता है। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन में भी आता है और प्राइम नंबर में भी काउंटेबल होता है। 2 आंसर हो गए। तीसरे आंसर पे आते हैं, थर्ड पे आते हैं। थर्ड आपको बताना है, आप मेरी हेल्प जरूर करोगे, मैं जानता हूं हर बच्चा पहले क्वेश्चन को समझ लो तो आप आंसर जरूर दोगे। x:x एक नेचुरल नंबर है। कह रहा है आपको एक नेचुरल नंबर है, आपको क्या बताना है? ऐसा नंबर बताओ जो 5 से छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो। ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है आपसे? ऐसा नंबर बताओ जो 5 से लेस देन हो, लेस देन 5, इसे बोलते हैं लेस देन 5। 5 से छोटा हो। 5 से छोटा क्या होगा? 1 2 3 4 बस, लेकिन वो 7 से बड़ा हो। क्या पॉसिबल है? कोई ऐसा नंबर हो सकता है क्या कि 5 से तो छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। 5 से छोटा लेकिन 7 से बड़ा, पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर 5 आएगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या लिखोगे बेटा? इसका आंसर 5 लिखोगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं बेटा। फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं कि फोर्थ पार्ट आपसे क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट पढ़ो। x:x is a point
कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। पहले बताओ पैरेलल लाइन क्या होती है। पैरेलल लाइन वो होती है जो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसी लाइन जो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती उसे पैरेलल लाइन कहते हैं। आपने पढ़ा होगा समांतर रेखा। समांतर रेखा वो रेखा होती है जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, जो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है कि कॉमन पॉइंट बताओ, कॉमन पॉइंट बताओ जो दो पैरेलल लाइन के बीच में हो। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन पॉइंट कभी आ ही नहीं सकता। दो पैरेलल लाइन में कॉमन तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, तभी तो पैरेलल है। पैरेलल क्या होता है? जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगे। तो जब ये आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं होंगे, जब ये आपस में कटेंगे ही नहीं, तो कॉमन आने का मतलब ही नहीं बनता। कॉमन क्या होता है? कॉमन जो दोनों में हो। ये दोनों लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट ही नहीं होगा, कटेगा ही नहीं। समांतर रेखा बोलते हैं हिंदी में। तो समांतर रेखा वो रेखा होती है जो कभी भी एक दूसरे को कटेगा नहीं। तो जब कटेगा नहीं तो कॉमन नहीं आएगा, तो इसका आंसर भी 5 आएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है वो कॉमन पॉइंट बताओ जो दो लाइन के बीच में आता हो। दो पैरेलल लाइन में बेटा कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो इसका आंसर भी क्या लिखोगे आप? इसका आंसर भी आप 5 लिखोगे। तो ये पहले क्वेश्चन के जो 4 पार्ट थे वो यहां पर कंप्लीट होता है। आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कितना सिंपल आप समझो मैथ है 11th की, और बच्चा सोच के बैठा है कि मैथ बहुत हार्ड है। यही सोच डुबोती है इंसान को, क्योंकि मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूं ये बात कि आगे जितने भी एंट्रेंस है सब में मैथ्स है। जितने भी बड़े एंट्रेंस है, प्रोफेशनल कोर्स है, सब में मैथ्स है। भाई आज नहीं कल फंसोगे जिन पे मैथ नहीं है, तैयार रहो। और जिन पे मैथ है आप मेहनत करो, अच्छी प्रैक्टिस करो, आपके पास लाखों अपॉर्चुनिटी है। जब आप 12th में आओगे तब मैं आपको एक एक कोर्सेज बताऊंगा। बैच में बताता रहता हूं अक्सर कि ये फॉर्म निकले, वो फॉर्म निकले, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है। उसके लिए मैथ चाहिए। और एक तो बेस्ट मैं आपको बता सकता हूं एनडीए का एग्जाम, नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए में सबसे पहला एग्जाम मैथ्स का ही होता है। मैथ्स क्वालिफाई करते हैं तभी आगे होता है। एनडीए जो पास करता है आर्मी के अंदर जाता है, और लेफ्टिनेंट की पोस्ट की होती है, कैप्टन की पोस्ट होती है, उसके लिए हो जाता है। बहुत बड़ा अफसर बनता है केवल 21 साल की एज में, क्योंकि उसकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। आपको वैल्यू धीरे धीरे आपको मैथ्स की समझ में आएगी। तो जिन पे मैथ्स है मेहनत करो। मेरे पास से बच्चे गए हुए हैं, 2 बच्चे अभी एनडीए में हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, अगले साल खत्म हो जाएगी। आएंगे तो मैं आपको मिलवाऊंगा भी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, मैथ्स अच्छी होगी तो बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटी है लाइफ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट ढूंढना है। फाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट जिसको हम काउंट कर सके, और इनफाइनाइट क्या होता है? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। एक फाइनाइट बताना है, एक इनफाइनाइट बनाता है। तो जो गिना जा सकता है वो फाइनाइट है, जिसको नहीं गिना जा सकता वो इनफाइनाइट है। चलिए पहला पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट क्या है? द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। बताओ एक साल में जो महीने होते हैं, सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, एक साल में महीने। बताओ एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। आपने काउंट कर लिया ना, तो काउंटेबल है ना। अभी आप बताया, मैंने क्या पूछा? एक साल में महीने, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, 12 मंथ्स होते हैं। आपने काउंट करा ना, तभी तो 12 बोला आपने। काउंट किया जा सकता है ना, जनवरी फरवरी काउंट किया जा सकता है। तो ये फाइनाइट है क्योंकि इसको गिना जा सकता है। तो पहला आंसर लिखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, इसका आंसर लिखोगे फाइनाइट, क्योंकि ये गिना जा सकता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं बेटा सेकंड पार्ट पे। चलिए सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट पढ़ो बेटा। देखो क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 डॉट 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 डॉट। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, 1 2 3 डॉट 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 डॉट। पता नहीं कहां तक जाएगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कहां तक जाएगा, हमें नहीं पता। 1 2 3 डॉट 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 डॉट, पता नहीं कहां तक जाएगा, तो गिन नहीं सकते ना, अनकाउंटेबल हो गया। तो इसे बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, क्योंकि 1 2 3 के बाद हमें नहीं पता है कहां तक पहुंचेगा। तो इसका आंसर लिखेंगे बेटा इनफाइनाइट सेट, ये लिखेंगे इनफाइनाइट सेट। अब आते हैं बेटा थर्ड पार्ट पे, देखते हैं थर्ड पार्ट फाइनाइट है या इनफाइनाइट, काउंट कर सकते हो या नहीं। क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 डॉट 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 100 तक है, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक। आप बताओ 1 से लेकर 100 तक काउंट कर सकते नहीं कर सकते? दूसरी पहली क्लास का बच्चा भी काउंट कर लेता है। 1 से लेकर 100 तक, क्या लिखा हुआ है? 1 से लेकर 100, लास्ट में 100 रुक गया, यानी 1 से लेकर 100 तक काउंटेबल है या नहीं है? है ना। तो क्या लिखूं, फाइनाइट या इनफाइनाइट?
शाबाश, फाइनाइट आएगा। सबके आंसर सही थे तो डैक लिख दो आंसर फाइनाइट। इसका आंसर आ गया बेटा फाइनाइट, इट इज अ फाइनाइट सेट। 3 पार्ट हो गए बेटा। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट क्या कहता है आपसे? फोर्थ पार्ट कहता है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। ग्रेटर देन 100 का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 100 का मतलब है 100 से बड़ी संख्या। अब कहां तक हमें क्या पता, उन्होंने बोल दिया ग्रेटर देन 100। ग्रेटर देन 100 मतलब क्या? 100 से बड़ी संख्या। तो 100 से बड़ी संख्या कब तक गिनोगे? गिनते रहो बैठकर। 101, 102, 103, 104, 105, 106 काउंट करते रहो। 60 साल के, 70 साल के, 80 साल का हो जाओ, काउंट करते रहना, खत्म नहीं होगा, अनकाउंटेबल है। उन्होंने बोला 100 से बड़ी संख्या, लेकिन कितनी बड़ी, कहां तक हमें नहीं पता, तो ये काउंट नहीं हो सकता ना, अनकाउंटेबल है ना। इसलिए इसका आंसर क्या लिखूं? इनफाइनाइट सेट। शाबाश। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा? इनफाइनाइट सेट। तो यहां लिखेंगे इनफाइनाइट, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा। चलिए फिफ्थ पार्ट पे आते हैं बेटा। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। द सेट ऑफ प्राइम नंबर, आपको प्राइम नंबर बताना है लेस देन 99, जो 99 से छोटा हो। तो 99 तक तो काउंट किया जा सकता है ना, 99 तक हमें प्राइम नंबर बताने। 99 से छोटे प्राइम, 1 से लेकर 99 तक, 1 to 99 के बीच में प्राइम नंबर बताने। तो 1 से 99 काउंटेबल है ना, 1 से लेकर 99 तक काउंट किया जा सकता है ना। उनके बीच में जो प्राइम नंबर होगा उसे काउंट कर सकते हैं ना, भाज्य संख्या काउंट किया जा सकता है, इसलिए इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। तो लास्ट लिखो बेटा, ये आ गया फाइनाइट सेट। यहां आंसर आप लिखोगे फाइनाइट, ये आपका आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। लेकिन बच्चा क्या सोच रहा है कि 11th की मैथ तो बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड समझ रहा है। भाई एक बात बता, 10th की मैथ इससे ज्यादा हार्ड है या नहीं है? 9th की मैथ इससे ज्यादा है क्या इसमें? अब तुम सोच रहे होगे सर जी ये तो पहला चैप्टर है, आसान होगा, आगे देखते हैं। भाई 10th की पहला चैप्टर भूल गए क्या? जाके देख लो, 10th का पहला चैप्टर देख लो, वो भी तो पहला ही था ना, इससे ज्यादा हार्ड है। 9th का ही पहला चैप्टर लो, उसी में आ जाता है, रेशनलाइजेशन टॉपिक आता है। आपको याद होगा रेशनलाइजेशन हर परमेकन बोलते हैं, 9th का पहला चैप्टर से हार्ड है भाई साहब, वो भी तो पहला ही है ना, किसी भी क्लास का है तो पहला ही चैप्टर है। तो ये मतलब नहीं है कि पहला चैप्टर का कोई मतलब नहीं है। 11th की मैथ ही ऐसी है, बड़ा सिंपल मैथ है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि बच्चे के समझ में नहीं आए। भाई तुम मेरे से नहीं पढ़ा ना, पढ़ता तो पता लगता है क्या फायदा है। क्या आपको फाइनाइट इनफाइनाइट क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन हमारे लिए क्या सरप्राइज लेके आता है। पढ़ो बेटा थर्ड क्वेश्चन। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर आपको क्या ढूंढना है? आपको फिर पूछना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो आप अच्छे से जान चुके हो, जो काउंटेबल होगा वो फाइनाइट होगा, जो नहीं गिन सकते वो इनफाइनाइट होगा। तो चलिए गिनते हैं कि फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट। पहला पार्ट देखो, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं। द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल। कितने पैरेलल? 1 पैरेलल, 2 पैरेलल, 3 पैरेलल, 4 पैरेलल, 5 पैरेलल, 6 पैरेलल, 7 पैरेलल, 8 पैरेलल, 9 पैरेलल। खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, दुनिया में खींचते जाओ। कितने पैरेलल हमें क्या पता, उन्होंने बोल दिया एक्स एक्सिस के पैरेलल। भाई पैरेलल तो बहुत सारी लाइन हो सकती है, पैरेलल यहां भी बहुत सारी लाइन हो सकती है, तो ये गिना नहीं जा सकता, इसलिए इसका आंसर क्या लिखोगे? इनफाइनाइट। क्लियर हो गया? एक्स एक्सिस के पैरेलल। भाई पैरेलल तो बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं ना, पता नहीं कब तक खींचते रहेंगे, बुढ़े हो जाएंगे 60 साल के तब भी खींचते रहेंगे, तब भी खत्म नहीं होगा। ऐसे नीचे खींचते रहो, पैरेलल पैरेलल खींचते रहो, खेलते रहो पैरेलल पैरेलल गेम, कभी खत्म नहीं होगा। इसका आंसर क्या लिखूं? इनफाइनाइट। शाबाश। तो आंसर लिखेंगे बेटा इनफाइनाइट। तो चलिए पहला पार्ट लिखते हैं बेटा, पहले पार्ट से शुरू करते हैं। पहला पार्ट आ गया आपका इनफाइनाइट। लो जी पहला पार्ट इनफाइनाइट हो गया। अब आते हैं बेटा सेकंड पार्ट पे। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है बेटा द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट राकेश सर ने बहुत अच्छा सा पढ़ा होगा। एबीसीडी में, जिसको हम इंग्लिश अल्फाबेट कहते हैं, कितने लेटर होते हैं? पूरा एबीसी, ए से लेकर जेड तक कितने लेटर होते हैं? 26। काउंट हो सकता है ना, 26 लेटर तो काउंट किया जा सकता है। अभी तभी तो 26 बोला आपने, सबने बोला 26। ए से जेड में कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं, काउंट किया जा सकता है ना, बच्चा भी काउंट कर सकता है। तो फाइनाइट लिखो इनफाइनाइट। शाबाश, फाइनाइट लिखेंगे, वेरी गुड, सबका आंसर सही है। तो आंसर आएगा फाइनाइट। तो यहां क्या लिखोगे बेटा? फाइनाइट। इट इज अ फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट लिखेंगे। अब आते बेटा थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखो क्या कर रहा है, आप तुरंत आंसर दे दोगे। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5।
5 का मल्टीपल, सेट ऑफ नंबर मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल यानी 5 के टेबल में आने वाला। तो 5 का टेबल तो कभी खत्म ही नहीं होता। अरे सर जी क्या बात कर रहे हो, 5 का टेबल 50 पे खत्म होता है। अरे भाई किसने बताया, हम 10 तक काउंट करते हैं, 50 तक खत्म कर देते हैं। एक्चुअल में 5 का मल्टीपल खत्म नहीं होता। 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे 50 तक जाएंगे। 50 के बाद क्या खत्म हो गया 5 का मल्टीपल, 55 आएगा, 60 आएगा, 65 आएगा, 70 आएगा, 75, 80, 85, 90 एंड सो ऑन चलता रहेगा भाई साहब। तो 5 का मल्टीपल खत्म तो नहीं हो सकता ना, कब काउंट करते रहेंगे कभी खत्म नहीं होगा। 5 के मल्टीपल पता नहीं कितना, ऐसे 3 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल, 20 का मल्टीपल, मैंने एग्जांपल भी दिया था, कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो क्या लिखूं, फाइनाइट या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट, शाबाश। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या लिखेंगे बेटा, इनफाइनाइट। तो थर्ड पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट का आंसर लिख देता हूं बेटा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट देखो क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी पे रहने वाले सारे एनिमल्स। काउंट कर सकते हैं या नहीं काउंट कर सकते? आप सोचोगे सर जी काउंट कैसे करेंगे, इतने एनिमल कैसे करेंगे? छोड़ो वो साइंस के लिए वो छोड़ो, वो उनका काम है। अगर हम सब लग के मिल जाए सारे लोग और काउंट करना चाहें, काउंट हो सकता है या नहीं सकता? बस ये सोचो, इनको काउंट किया जा सकता है, तो जीव ना, ऑर्गेनिज्म है, काउंट किया जा सकता है इनको, काउंटेबल है। एनिमल काउंटेबल है, सारे एनिमल्स काउंटेबल है, ह्यूमन काउंटेबल है, सब सारे एनिमल, प्लांट भी काउंटेबल है, सारे सबके सब काउंटेबल है। तो सेट ऑफ एनिमल ऑन द अर्थ, इस अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं उनको गिना जा सकता है। तो फाइनाइट लिखो या इनफाइनाइट? फाइनाइट, शाबाश। तो आंसर लिखेंगे बेटा फाइनाइट। तो फोर्थ पार्ट पे आते हैं बेटा, यहां पे सॉल्व कर देता हूं। फोर्थ पार्ट क्या मिला आपको, फोर्थ पार्ट का आंसर फाइनाइट सेट, तो यहां लिख देंगे फाइनाइट। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट, ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है थर्ड का। देखो आपसे क्या कह रहा है, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कह रहा ओरिजिन से कितने सर्कल आप बना सकते हो, ओरिजिन से कितने, ओरिजिन क्या होता है, 0 0। देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लो ये देखो, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। तो ओरिजिन से कितने सर्कल बन सकते हैं, 1 बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं, 5 बन सकते हैं। क्या कभी खत्म हो गया, मुझे बताओ, फटाफट बताओ, वरना मैं बनाता चला जाऊंगा, पागल हो जाओगे। बताओ कभी खत्म होंगे? नहीं खत्म होंगे ना, ऐसे पता नहीं कितने बन जाएंगे। ऐसे यूनिवर्स सा बना दिया मैंने तो ऐसे तो पता नहीं कितने से बन जाएंगे, कभी खत्म नहीं होगा, सर्कल बनते जाएंगे, पता नहीं कितने सर्कल बनेंगे। तो क्या लिखो, फाइनाइट या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट, शाबाश। तो इनफाइनाइट इसका आंसर लिखेंगे बेटा। तो फिफ्थ पार्ट का आंसर आप क्या लिखोगे, इनफाइनाइट। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहां पर कंप्लीट होता है। लेकिन 11th की मैथ तो फिर भी बहुत हार्ड है, लोग हवा बना के बैठे हैं पता नहीं क्यों। क्लियर हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं फोर्थ पे। मेरे होते हुए मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, कहीं भी कभी भी किसी भी लेवल पर आपको मैथ तो हार्ड नहीं लगेगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, इन द फॉलोइंग से वेदर ए और बी और नॉट। कह रहा है ए और बी इक्वल है या नहीं है। इक्वल क्या होता है, जब एलिमेंट इक्वल हो। याद करो इक्वल क्या होता है, इक्वल कब होता है, ये लिखा हुआ इक्वल, जरा ध्यान सुनो, ये लिखा हुआ इक्वल। इक्वल कब होता है, जब सारे एलिमेंट इक्वल हो। तो आपको बताना इक्वल है या नहीं है, चेक करो जरा, आप चेक करो ध्यान से, एक एक चीज को ध्यान से करना है। ए बी सी डी, ए बी सी डी सेम है, सारे एलिमेंट सेम है, इक्वल है या नहीं है, इक्वल है। तो चलिए जी, लेकिन मैथ तो हार्ड है भैया फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या लिखेंगे, ए इक्वल बी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा। सेकंड पार्ट देखो, 4 यहां है, 4 यहां है, 8 यहां है, 8 भी यहां है, 12 यहां है, 12 नहीं है, ध्यान से देखो 12 है यहां, यहां नहीं है 12, बाकी एलिमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये इक्वल है या नहीं है, नहीं है, शाबाश, वेरी गुड, अधिकतर बच्चे कर चुके हो, बहुत अंदर, बहुत अच्छे। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। थर्ड पार्ट पे आते हैं बेटा। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एक एक का चेक करो। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, इन सबको बोलते हैं इवन नंबर। इन सबको क्या बोलते हैं, इवन नंबर, सम संख्या। 2 4 6 8 10 ये सब इवन नंबर है, इसे बोलते हैं सम संख्या। और यहां क्या लिखा हुआ है, x कोलन x इज अ पॉजिटिव इवन नंबर। कह रही है इवन नंबर लिखो, कहां तक इवन नंबर लिखो, 10 तक।
10 तक के इवन नंबर, तो 10 तक के इवन नंबर कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10। आपके साथ गेम खेल गया। उन्होंने क्या गेम खेला? ये आपके पास रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, तो दोनों का मतलब तो एक ही है ना। सॉरी बेटा, यहां क्या लिखा हुआ है? 2, 4, 6, 8, 10। ये इवन नंबर है, 10 तक के इवन नंबर, 10 तक की सम संख्या है, तो ये भी तो इवन नंबर है ना, खुद ही बोल रहा है। इवन नंबर लिखो 10 तक, इक्वल लगाओ ना, इक्वल का मतलब होता है 10 तक, अप टू 10, 10 और 10 से छोटा, इसे बोलेंगे इक्वल टू 10, लेस देन और इक्वल टू 10। क्या बोलेंगे? लेस देन एंड इक्वल टू 10, यानी 10 या 10 से छोटा। तो 10 और 10 से छोटा 2, 4, 6, 8, 10 होगा, तो यहां भी यही लिखा हुआ है और आपका यहां भी यही लिखा हुआ है, दोनों एक ही चीज लिखी हुई है, तो इसलिए जो थर्ड पार्ट होगा वो भी इक्वल होगा, तो यहां लिखेंगे A इक्वल B। अब आते हैं बेटा फोर्थ पार्ट पे, देखते हैं फोर्थ पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, और आप आंसर देना, बहुत आराम से आंसर देना। देखो x colon x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। एक बात बताओ भाई, मल्टीपल ऑफ 10 क्या है? मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल हो भाई। 10 के मल्टीपल कौन होता है? 10 का मल्टीपल कौन होता है? 10 होता है, 20 होता है, 30 होता है, 40 होता है, ये सब होता है ना 10 के मल्टीपल। 10, 20, 30, 40 ये सब होता है ना 10 के मल्टीपल। और यहां क्या लिखा हुआ है? 10 तो लिखा हुआ है, लेकिन 15 तो नहीं है यहां, 15 तो नहीं है यहां। 10, 20, 30, 40 यहां 15 आ रहा है, 15 तो नहीं है ना यहां, 15 तो यहां नहीं है ना, तो बताओ इक्वल है। एक भी एलिमेंट अगर नहीं मिला तो वो इक्वल नहीं है। इक्वल का मतलब बड़ा, बिल्कुल इक्वल भाई, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना भाई, जंग है कैसे कॉम्प्रोमाइज कर ले भैया, नहीं करना कॉम्प्रोमाइज। 15 यहां 15 आ रहा है, वो नहीं है भाई, नहीं है तो नहीं है इक्वल, तो क्या लिखेंगे कि A और B इक्वल नहीं है। तो फोर्थ पार्ट आएगा A इज नॉट इक्वल टू B, और आपको जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि यहां पे आपका फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप अंदाजा लगा लो कि 11th की मैथ क्या है और लोगों ने इसे क्या बना रखा है। मैं नहीं जानता क्यों बना रखा है, मैं भी नहीं, आज तक नहीं समझ पाया। मैं कह के 18 साल बिता दिए मैंने अब तक कि भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन बच्चा पहले ही मन में बैठा बहुत हार्ड है, मैंने तो सुना है बहुत हार्ड है। भाई पागल है, बाकी सब्जेक्ट होंगे, मैथ नहीं है। चलिए फोर्थ पार्ट आ चुके हैं, अब करते बेटा फिफ्थ क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है। चलिए ये क्वेश्चन आ चुका है आपके पास, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। देखो बेटा क्वेश्चन 5, आर द फॉलोइंग पेयर सेट्स आर इक्वल, गिव रीजन। कह रहा है इक्वल है या नहीं है, फिर से आपको ए और बी वाला कॉन्सेप्ट आ गया। आपको पूछ रहा है इक्वल है या नहीं है, बड़ा ध्यान से सुनना बेटा। आपको पूछ रहा है ए और बी इक्वल है या नहीं है। ए क्या है? 2 और 3। ए क्या है? ए है 2 और 3, और बी क्या है? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x² + 5x + 6 = 0। x क्या है? 2 और 3, और ये दिया हुआ ये कह रहा है इक्वल है या नहीं है। कैसे पता लगेगा? अगर हम इसको सॉल्व कर लें, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो पता लग जाएगा ना दोनों इक्वल है या नहीं है। तो क्या इक्वेशन है बताओ? या एक काम कर सकते हो, x की जगह 2 पुट कर सकते हो, x की जगह 2 पुट करके देख लो, अगर 0 आ गया तो यहां इक्वल मानेंगे। या फिर इसको सॉल्व कर लो, सिंपल तरीका क्या, इसको सॉल्व कर लो, इक्वेशन को सॉल्व करना आता है। चलिए फिफ्थ का पहला पार्ट, फिफ्थ का पहला पार्ट, 5वें का पहला पार्ट। ए क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है 2 और 3, और बी के लिए हमें इक्वेशन दिया हुआ है। क्या इक्वेशन दिया हुआ बेटा? x² देख लेता हूं एक बार, x² + 5x + 6, x² + 5x + 6 = 0। आप में से अधिकतर बच्चों को इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को आता है। देखिए x² की जगह x² इक्वेशन तोड़ना आता है, याद है? यहां 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 6 से होगी तो 6 आएगा, 6 के फैक्टर करेंगे 2 और 3 आएगा। याद करो फैक्टराइजेशन मेथड बोलते थे, 5 को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, एक 2 में और 3 में, तो 5 को क्या लिखेंगे? 2x अलग कर लेंगे और 3x अलग कर लेंगे, 5 को 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे 2 और 3 में, और 6 की जगह 6 = 0। यही करते थे ना। इसको सॉल्व करते जाओ बिना घबराए, इस 2 अलग कर दो, 2 अलग कर दो, इन दोनों में कॉमन x आ जाएगा, तो यहां x बचेगा और प्लस का 2 बचेगा, प्लस 3 और 6 में 3 कॉमन आएगा, तो यहां x बचेगा, और 3 दूनी 6 होता है, 3 × 2 = 6 = 0 एज इट इज। फिर से हम क्या करते थे, याद करो, एक ब्रैकेट के अंदर वाला तो x + 2, और एक ब्रैकेट के बाहर वाला, ब्रैकेट एक तो अंदर वाला, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला, यानी x + 3 = 0। यही करते थे ना। अब दोनों को अलग अलग कर देते थे, याद करो, एक x + 2 = 0 अलग करते
करते थे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 अलग करते थे और x प्लस 3 इक्वल टू 0 अलग करते थे, बिल्कुल ऐसे ही करते थे। उसके बाद x की वैल्यू निकालो तो x की वैल्यू प्लस का 2 क्या होगा तो माइनस का 2 होगा, x की वैल्यू प्लस का 3 क्या होगा तो माइनस का 3 हो गया। तो x की वैल्यू क्या है, देखो x की वैल्यू क्या आया, x की वैल्यू -2 आया और -3 आया, -2 और -3, -2 और -3, जबकि a क्या था, a देखो a क्या था, a है 2 और 3, a है 2 और 3 और b क्या आया -2 और 3, -2 और -3 इक्वल नहीं है ना, अलग अलग आ रहे हैं ना। तो क्या लिखेंगे बेटा, आंसर क्या लिखेंगे जी, a इज नॉट इक्वल टू b। पूरा इक्वेशन सॉल्व कर देना। इक्वेशन सॉल्व करना आपने 10th क्लास में सीखा है, ये इक्वेशन सॉल्व करना कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। इक्वेशन को सॉल्व कर दिया आपने, आंसर आया -2 और -3, तो ये इक्वल नहीं है। तो ये पहले पार्ट का आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। ऐसे आप सेकंड पार्ट पे ध्यान से दो। सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट देखो बेटा, ए जो है लेटर, ए जो है वो लेटर दिया हुआ है फॉलो, ए क्या दिया हुआ है फॉलो। तो आपको बताया था मैंने इसका सेट कैसे बनेगा, फॉलो का सेट बना सकते हो। फॉलो का सेट कैसे बनेगा, फॉलो FOLO तो फॉलो का सेट क्या बनेगा। सेकंड पार्ट कर रहा हूं बेटा, सेकंड पार्ट देखो, जब ए बनाऊंगा तो फॉलो में क्या क्या लिखूंगा, वर्ड क्या है FOLLOW, तो एक तो F लिखूंगा, एक O लिखूंगा, एक L लिखूंगा। आपको याद है दोबारा L नहीं लिखते, आपको एक तरीका बताया था पिछले एक्सरसाइज में, सारी बातें बताई थी। F आएगा, O आएगा, L आएगा, दोबारा L नहीं आएगा, O भी नहीं आएगा क्योंकि O हम ऑलरेडी ले चुके हैं, और W, तो 4 लेटर आएगा FOLW, ये 4 लेटर आया। और B में देखो, B में क्या है, B एक बार चेक करो, B क्या है, B आपके पास है वॉल्फ, क्या है WOLF, वॉल्फ। तो वॉल्फ लिख लिया, मैं वॉल्फ लिख लेता हूं साइड में, ये लिख लिया मैंने वॉल्फ। इसका B सेट हमें बनाना है, तो चलो इसका B सेट बनाते हैं। इसका B सेट कैसे बनाओगे बेटा, एक तो आपका W आएगा, हाँ जी W आएगा, एक आपका O भी आएगा, O भी आएगा, एक आपका L आएगा, L भी आएगा, और एक आपका F भी आएगा। अब चेक करो क्या ये सारे वर्ड जो है इक्वल है या नहीं है। F यहां भी है, F यहां भी है, O यहां भी है, O यहां भी है, L यहां भी है, L यहां भी है, W यहां भी है, W यहां, तो चारों लेटर इक्वल, बिल्कुल सेम है। चार लेटर यहां है, 4 लेटर यहां, चारों लेटर सेम है, इसलिए क्या लिखेंगे A इक्वल टू B, और ये जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। कितना सिंपल था, सबको क्लियर हो गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। चलिए अब आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। ओहो, इतने ही क्वेश्चन थे, तो यहां पे आपके 5 क्वेश्चन यहां पर बेटा कंप्लीट होता है, यहां पे हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं बेटा अपने लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के 6th क्वेश्चन पे, और ये हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो बेटा 6th क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है आपसे, फ्रॉम द फॉलोइंग सेट गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट। आपको इक्वल सेट ढूंढना है। इक्वल सेट कौन होते हैं, जिसके एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो देखो 2 4 8 12, 2 4 8 12 ढूंढो किसमें है, इसमें तो नहीं है, 2 4 8 12 नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, ये भी नहीं है। आगे देखो 2 4 8 12, 2 4 8 12 यहां भी नहीं है, ई भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। यानी एक के इक्वल तो कोई सा नहीं है, एक के इक्वल कोई सा नहीं है। 1 2 3 4 दिया हुआ है, 1 2 3 4 ढूंढो, 1 2 3 4 है कहीं, ये रहा 1 2 3 4 मिल गए चारों, 1 2 3 4 1 2 3 4, एलिमेंट आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन किसके इक्वल है, जो B है वो D के इक्वल है। तो 6 पार्ट का आंसर करने वाला बेटा, एक तो लिखेंगे B जो है वो इक्वल है D के, एक इक्वल तो ये मिल गया, एक इक्वल मिल गया, B इक्वल टू D। B इक्वल टू D क्यों है, क्योंकि 1 2 3 4 यहां भी है, 1 2 3 4 यहां भी है, चाहे आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, तो कलेक्शन आगे पीछे हो सकते हैं। चलिए B और D मिल गया। अब C देखते हैं, 4 8 12 14, 4 8 12 14 यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यानी C के इक्वल भी कोई सा नहीं मिला। D तो हम ढूंढ चुके हैं। E क्या है, -1 और 1, -1 और 1 ढूंढो, -1 और 1 ये मिल गया, देखो -1 और 1 आगे पीछे है ना, कोई दिक्कत नहीं है, -1 और 1, -1 और 1, तो E जो है, E इक्वल है किसके, G के, E इक्वल है G के। तो आपको एक पार्ट और मिल गया। सेकेंड पार्ट आप क्या लिखोगे कि E जो है वो इक्वल है G के, क्योंकि इनके दोनों एलिमेंट इक्वल है। और देखो और किसको इक्वल है, क्या 0 और A, 0 और A नहीं, F के कोई भी इक्वल नहीं है, और 0 और 1, 0 1 भी कोई सा नहीं है। तो दो हमें इक्वल मिले, कौन कौन से मिले, एक B इक्वल टू D मिला और E इक्वल टू G मिला, और इस तरह से हमारा जो था वो एक्सरसाइज यहां पर कंप्लीट होता है, खत्म होता है। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, कितना आसानी से हम इन सभी को कर सकते हैं। अगर मैं इस चैप्टर का एक्सरसाइज का टोटल ओवरऑल बात करूं तो इसमें 4 कॉन्सेप्ट कवर होते हैं।
एक आपने सबसे पहले एक बार रिवाइज कर दो जल्दी से। सबसे पहला आपने क्या पढ़ा? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आता। दूसरा आपने पढ़ा फाइनाइट सेट, जिसको काउंट किया जा सके। इनफाइनाइट सेट जो अनकाउंटेबल होता है। और लास्ट होता है इक्वल सेट, जिसके एलिमेंट इक्वल होते हैं। और ये भी अगर हार्ड लग रहा है तो भैया तेरा तो भगवान मालिक है प्रभु। क्लियर हो गया? आई होप सबको एक्सरसाइज क्लियर हो गया होगा बेटा। एग्जाम्पल जरूर कर लेना। इस एक्सरसाइज से पहले 1.1 और 1.2 के बीच में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो जरूर करना। कोई एग्जाम्पल में दिक्कत हो मेरे से पूछना, मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा? सबको नमस्ते, बाय बच्चों। अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, बेस्ट ऑफ लक आपको। ठीक है बेटा? बाय बच्चों।